हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा स्टडी एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुछ सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं यहाँ 40 क्वेश्चनों का जो है 40 क्वेश्चनों का जो है हमने छांट के जो है यहाँ पे रखा है, जिसकी प्रैक्टिस अभी हम लोग करने वाले हैं, जो कि 2024 में आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये 40 क्वेश्चन जो पूछे गए पिछले एग्जामिनेशन में, प्रीवियस एग्जाम जो भी बैकडेट में एग्जाम हुआ है, वो 23 में हुआ हो, वो मतलब 22 में हुआ हो, 21 में हुआ हो, 19 में हुआ हो, 18 में हुआ हो और या 17 में हुआ हो, सारे क्वेश्चन का मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है ये क्लास 10th का जो है साइंस का जो 24 में आने की संभावना है। चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सारे जो है 40 ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है। बस आपको 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर करना है। सही आंसर अपना आप सिलेक्ट करोगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, ऑप्शन सी हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। तो जल्द से जल्द आप 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर जो है अपना आंसर जो है आप दें और कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा ऑप्शन जो है आप चूज करते हो, बस मतलब सही है सेलेक्ट करते हो। तो देखें किसी भी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑप्शन ए ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, ऑप्शन सी हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। तो जिन्होंने ऑप्शन ए की तरफ जो है अपना आंसर जो है किया है, ऑप्शन ए उन सभी का सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। किसी भी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा, इसके प्रभाव के से बचने के लिए चिप्स की थैली से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये दो है, इसमें से ए ऑप्शन जो है केवल एक, क्या ये सही है? बी एक और दो दोनों, सी केवल दो और डी न तो एक और न ही दो। तो जल्द से जल्द आप जवाब दें। तो पहला जो ऑप्शन है इसका, इसके कारण चांदी के ऊपर यानी ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। इसके कारण इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली से ऑक्सीकरण हटाकर ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये दो बातें हैं। इसमें से जो है कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक दो दोनों, केवल दो, न तो एक और न ही दो। तो जिन्होंने किसने जवाब दिया है वो अपना देख लें। इसमें से जो होगा, इसके कारण चांदी के ऊपर वाली काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये सही है। दो, इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी कथन सही है। यानी जिन्होंने ऑप्शन बी का सिलेक्शन किया है उन सभी का सही है। एक और दो दोनों होगा, इसका उत्तर एक और दो दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जो है आप दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जल्दी से जल्द आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपना सही उत्तर दें। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जो भी ऑप्शन ए अगर मानते हैं तो ऑप्शन मतलब श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, तो गलत उत्तर हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया, ये भी गलत है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो जिन्होंने सी ऑप्शन को चुना है वो सभी सही है। यानी श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आंसर जिन्होंने सी दिया है उनका सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय तब वो किस रंग का होता है? यानी लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय, तब वो किस रंग का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आई मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। पहला ऑप्शन जो है ए बैगनी, बी पीला, सी लाल, डी नीला। जल्द से जल्द इसका जवाब दें आप लोग। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है तब वो किस रंग का होता है? तो ए जो हो गया बैगनी, बी हो गया पीला, सी हो गया लाल, डी हो गया नीला। आप लोग
जल्द से जल्द उत्तर दें इस क्वेश्चन का। चलिए टाइम हो गया है तो हम जवाब देते हैं। ये ए बैगनी, जिन्होंने बैगनी जवाब दिया है सभी का आंसर जो है सही है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब वो बैगनी रंग का होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सोडियम। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सोडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, सेलेक्टेड है, जो पूछे गए एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में जो है ये सारे क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट पीछे बैकडेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं क्लास 10th के, उनमें सारे में जो है ये पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सोडियम। जल्द से जवाब दें। और चलिए अब देखते हैं ऑप्शन ए, जिन्होंने जवाब दिया है सभी का सही है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। जान चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, नेटल के पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, मेथिनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्द से जल्द अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं, ए बी सी और डी, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे। तो नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल, मेथिनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शायद आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। जिस दिन का जवाब मेथिनोइक अम्ल है सभी का सही है, क्योंकि मेटल के पौधे में मेथिनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथिनोइक अम्ल होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अधातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना ही होगा और आप सभी को मालूम होगा। तो जल्द से जल्द अपना जवाब जो है लिखें। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आप चूज किए, चार ऑप्शन है, चार में से आप किसके साथ जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 2024 में भी इसकी संभावना है जो आएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जल्द से जल्द इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जिन जिन्होंने ऑप्शन बी को टिक किया है वो सभी जो है सही आंसर दे रहे हैं, बाकी सभी का गलत है। जिन जिन्होंने खास करके पारा को चूज किया होगा उन सभी का आंसर होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे धातु नहीं, यहाँ पे लिखा है अधातु। तो अधातु में ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और धातु में पारा Hg जो ऐसा होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछे जाने की संभावनाएं है इस बार 2024 में। तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर समान ताप पर वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग पढ़े हैं, अच्छे तरीका से हमने पढ़ाया है क्लास में। तो देखिए सही से जो है आंसर आपको चूज करना है। यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, यह अधातुओं पर चढ़ने वाली जंग की परत को हटाने की प्रक्रिया है, या एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ये चार ऑप्शन में से आप कौन से ऑप्शन की ओर जो है अपना टिक करेंगे उसको आप चूज कीजिए जल्द से जल्द। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन से आंसर को आप जो है पसंद करते हैं जो सही हो सकता है या चूज कर रहे हो, ए बी सी और डी। जल्द से जल्द अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। यह अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, यह अधातुओं पर चढ़ाने वाले जंग की परत मतलब परत को हटाने की प्रक्रिया है, यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? जल्द से जल्द इसका आंसर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए जल्द से जल्द जो है आप लोगों ने आंसर शायद अपना जो है पसंद कर लिया होगा, किसकी ओर जो बढ़ेंगे, ए बी सी और डी। जिन जिन्होंने डी आंसर को जो है टिक किया है सभी का आंसर सही है, बाकी सभी गलत है। यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण जो है कहलाता है। एनोडीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। जिन जिन्होंने डी ऑप्शन को जो है मार्क किया है वो सभी सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं
केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी हैलोजन। बहुत ही आसान सा जो है क्वेश्चन है और बहुत बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, कीटोन और हैलोजन। जल्द जल्द इसका जो है जवाब दें। तो चलिए अब देते हैं, 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर आपका जो है इसका जवाब हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसान है, आप कार्बन चैप्टर में पढ़े होंगे। जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। जिन्होंने हाइड्रोकार्बन को टिक किया है सभी का जो है जवाब सही है। बाकी सभी जिन्होंने अल्कोहल, कीटोन, हैलोजन को चुना है उन सभी का जो है गलत है। केवल कार्बन हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्द से जल्द इसका उत्तर आप लोग दें। ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल्द से जल्द इसका जो है उत्तर आप लोग सही उत्तर दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब जो होगा बी, जिन्होंने बी उत्तर दिया है सभी का जो है सही होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो पहला है अमाशय, दूसरा है यकृति, छोटी आंत, क्षुद्रांत, बड़ी आंत, वेदांत। 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अमाशय, यकृति, छोटी आंत, बड़ी आंत। जल्दी से जल्दी इसका जवाब आप लोग दें, कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अमाशय, यकृति, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो चलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जिन्होंने छोटी आंत को टिक किया है सभी का जो है जवाब सही है। छोटी आंत क्षुद्रांत में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। जल्द से जल्द इसका आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो मैंने क्लास में इसके बारे में पढ़ाया था, पूरे डिटेल्स में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप देखिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए। इसका ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। मंड को घोलने के लिए गलत, ये जो है पत्ती को मुलायम करने के लिए भी गलत है। इनमें से सभी तो ये तो गलत होगा ही। क्लोरोफिल को घोलने के लिए ये सही आंसर है, जिन्होंने दिया है उनका सही है। बाकी जिन्होंने ये 3 ऑप्शन को चुना है ए सी डी, उनका गलत है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए सही जवाब है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। इसका आंसर आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आता होगा। और आप सभी, हमको नहीं लग रहा है, जो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्लास 10 के आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़े हैं, प्लांट जो है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से करता है और उनके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, वो आप सभी को मालूम होगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। इसका उत्तर क्या होगा? जल्द से जल्द इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप लोग। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो इनमें सभी, ये सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो ऑप्शन डी को टिक करें किए हैं उनका जो है जवाब सही है, इनमें से सभी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से स्वपोषी पोषण के लिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन जो है ये सही जवाब है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है
16 में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 में शायद क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद। ये तो आपको आता ही होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, लाल, नीला, सफेद। हरा, नीला, लाल, सफेद क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, पादप के जो है पत्तियों में, प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण से पौधे जो स्वपोषी पोषण करते हैं, तो उसे अपना भोजन बनाने में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल और सफेद। जल्द से जल्द इसका उत्तर दें। जिन्होंने उत्तर ए ऑप्शन को दिया है उन सभी का जो है जवाब सही है। बाकी सभी जिन्होंने नीला, लाल, सफेद दिया है, सभी का जो है जवाब गलत है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। कभी भी इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 2024 में आने वाले जो आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, इन सारे क्वेश्चनों में से रिपीटेड ही क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो 40 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको 2024 के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला जो अपना क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब जल्दी जल्दी आप दें। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर आपको आ जाना चाहिए। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इस सारे क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जिन्होंने ऑप्शन ए को टिक किया है उन सभी का जो है जवाब सही है। नहीं, मतलब ऑप्शन सी नहीं, गलती हो गया। ऑप्शन बी, मृतजीवी। ऑप्शन बी, जिन्होंने अपना उत्तर ऑप्शन बी को चुना है उन सभी का जवाब जो है सही है। मृतजीवी कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी होती है, मृतजीवी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यहां देखिए एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी। आप सभी को पता होगा एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी, ए, बी, सी और डी। जिसमें से कौन सा आंसर जो है, जब मतलब कौन सा ऑप्शन जो है सही है, इसका जवाब जल्द से जल्द आप लिखें। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिन्होंने जवाब दिया है सभी का जो है जवाब सही होगा। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी को जो है ऊर्जा, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कृपया ध्यान से इस सारे क्वेश्चनों को जो है देखें और जवाब देने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। बार बार इन सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावनाएं 100 नहीं 200% होती है संभावना। निम्नलिखित से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? एटीपी को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो अपना क्वेश्चन है, जो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, इस पे मैंने टॉपिक भी जो है स्टोमाटा रंध्र पे मैंने जो है वीडियो भी बनाया हुआ है, जो आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो है ये वीडियो अपलोड है रंध्र के बारे में। ठीक है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? शिरा से होता है, रंध्र से होता है, मध्य शिरा से होता है, या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी और डी। आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं? जल्द जल्द जो है इसका आंसर दें। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? तो पतियों में शिरा नहीं पाया जाता। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी, जिन्होंने ऑप्शन बी को जो है टिक किया है, सभी का जो है आंसर सही है, क्योंकि स्टोमाटा रंध्र के माध्यम से ही पतियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, CO2 और O2 का। तो CO2 प्लांट्स के अंदर पत्तियों के माध्यम, रंध्र के माध्यम से ही आते हैं, और O2 भी रंध्र के माध्यम से ही वायुमंडल में चले जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जल टूटता है, ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है, और CO2 उसी रंध्र के माध्यम से प्लांट के अंदर आ जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा जो है इस चैनल पे अपलोड है, स्टडी एंड हेल्थ चैनल पे। तो जिन्होंने स्टडी और हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2024 के एग्जामिनेशन के लिए जो है मैं बहुत सारा कंटेंट यहाँ डालूंगा, जो एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, साबित होगा। तो आइए, ये क्वेश्चन को आप लोगों ने जाना, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? रंध्र से होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 3, 4, 5 और 6। जल्द जल्द इसका जवाब दें।
तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के अणु होते हैं C6H12O6, आप लोगों को पता होगा। ग्लूकोज में होते हैं 6। कार्बन के कितने अणु होते हैं, मतलब ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। जल्दी जल्दी इसका जवाब दें। 18 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। जल्द से जल्द इसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। CO2 और जल ये गलत होगा, CO2 और ऊर्जा ये भी गलत होगा, H2O और ऊर्जा ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी जिन्होंने जवाब दिया है सभी का उत्तर सही होगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2, जल और ऊर्जा। जिन्होंने इसका जवाब CO2, H2O और ऊर्जा के रूप में दिया है, सभी का जो है आंसर सही है। श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2, H2O और ऊर्जा होता है। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र जिसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। जल्द से जल्द इसका जवाब चाहिए मुझे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में और ऊंट में। तो जल्दी जल्दी इसका जवाब लिखें कमेंट बॉक्स में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। जल्दी जल्दी इसका जवाब आप लोग दें। तो मनुष्य में तो इसका जवाब हो जाए गलत, घोड़ा में गलत, ऊंट में गलत। तो कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, यूरोन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। नेफ्रॉन, यूरोन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है। जल्द से जल्द इसका जवाब दें। तो मानव में डायलिसिस थैली यूरोन जिसका उत्तर होगा गलत होगा, माइटोकॉन्ड्रिया गलत होगा, ये भी डी भी ऑप्शन जो है ये भी गलत होगा। नेफ्रॉन जिन्होंने उत्तर दिया है सभी का उत्तर जो है जवाब ऑप्शन ए, जिन्होंने जवाब दिया है सभी का जो है सही होगा। नेफ्रॉन जो होता है किडनी के अंदर होता है, जिनका काम है ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थ को छान के अलग करना, है ना। और नेफ्रॉन की संख्या जो निस्यंदन होता है 10 लाख निस्यंदन जो है हमारे किडनी के अंदर पाए जाते हैं। माइनर डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। माइनर डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के बारे में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेक्टर, नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पूरे ब्रेन के बारे में सचित्र रूप से पढ़ा है। तो यहाँ पे अब ध्यान दें, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के निरीक्षण का कार्य करता है? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और उसके बाद अनु मस्तिष्क, इनमें से सभी। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी जल्दी, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण का कार्य करता है? ये पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अग्र मस्तिष्क जिन्होंने जवाब दिया है सभी का उन सभी का गलत हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क भी नहीं करता है। अनु मस्तिष्क जिन्होंने जवाब दिया है सभी का उत्तर सही है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर इसका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रगों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, इनमें से सभी। जल्द से जल्द इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पे देख सकते हैं, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रगों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए। इनमें सभी 5 प्रकार का पादप हार्मोन आप लोगों ने जंतु में हार्मोन के नेक्स्ट जो एनसीईआरटी क्लास 10th का जो 7th चैप्टर है उसमें दिया गया है। पादप में हार्मोन, जंतु में हार्मोन के बाद वाला टॉपिक है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे। पादप हार्मोन 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल, ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन हैं। इसमें से साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये क्या है? प्रगों के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप में प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, इनमें से सभी। जल्द से जल्द इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। पादप में हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रगों के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, ये सही है। तने की वृद्धि के लिए ये भी सही है। पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए ये भी सी सही है, यानी इनमें से सभी। डी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है सभी का जो है उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन जो है जो इस प्रकार है, आंख का व्यवहार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब आप लोग दें। आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया था क्लास 10th में जो है आंख का डायग्राम बना करके, जिसके अंदर जो है कौन सा लेंस होता है और सारी बातें को हम लोगों ने
उसको अच्छे तरह से सीखा था, जाना था। आंख का व्यवहार होता है, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर लिखें। तो जिन्होंने, अब चलिए आइए देखते हैं, जिन्होंने ए ऑप्शन को टिक किया है वो गलत है। बी वाले जिन्होंने ऑप्शन को जो है बोला है उत्तर लेंस की तरह, उन सभी का जो है जवाब सही है, बाकी सभी का गलत होगा। आंख का व्यवहार होता है उत्तर लेंस की तरह, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और उत्तर लेंस की तरह आंख का व्यवहार होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? उत्तर लेंस की तरह होता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। ए, बी, सी और डी, जल्दी जल्दी इसका जवाब दें। इस तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है रेटिना। ऑप्शन बी जिन्होंने जवाब दिया है सबका सही होगा, रेटिना में पड़ता है और उल्टा पड़ता है, मस्तिष्क के द्वारा उसको सीधा दिखाया जाता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है रेटिना। हम लोगों ने क्लास में अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है रेटिना, याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। जल्दी जल्दी इसका जवाब दें, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर। तो जल्दी जल्दी इसका जवाब क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो जिन्होंने मतलब जवाब इसका जो है ऑप्शन ए दिया है सभी का जो है आंसर सही है, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, विद्युत जनित्र के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। विद्युत बल्ब का मतलब जो तंतु होता है वो बना होता है, फिलामेंट जो होता है जो बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दें। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, जिन्होंने जवाब टंगस्टन ऑप्शन सी दिया है सभी का आंसर जो है सही है। जब क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान रहता है कम, स्थिर, बहुत अधिक और निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, मान रहता है कम, स्थिर, बहुत अधिक, निरंतर, परिवर्तित। जल्दी से इसका जवाब दें। तो आप सभी जानते हैं लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो रहता है वो हो जाता है बहुत अधिक। जिन्होंने ऑप्शन सी को टिक किया है सभी का जवाब जो है वो सही है। तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब इसका दीजिए। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जल्दी से इसका जवाब दें। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए जिन्होंने अपना जवाब दिया है सभी का आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? कुछ दिन पहले ही हम लोग का विद्युत चैप्टर खत्म हुआ था। इस्पात, पित्तल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? जल्दी से इसका जवाब आप लोग दें। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? जल्दी से इसका जवाब दें। तो पहला है इस्पात, गलत, जिन्होंने जवाब दिया है वो पहले ही गलत हो गया। पित्तल, ये भी गलत है। सी नरम लोहा, जिन्होंने उत्तर दिया है ऑप्शन सी, उन सभी का जवाब जो है सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब दें। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप इसका उत्तर दें। डायनेमो से किस प्रकार की धारा? तो ऑप्शन ए दृष्टि धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन सभी ने दृष्टि धारा को दिया है तो उन सभी का जवाब जो है सही है, बाकी सभी का गलत होगा। क्योंकि दृष्टि धारा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्टि धारा डीसी करंट प्राप्त होता है। और ये जो प्रत्यावर्ती जो है ना, तो अल्टरनेटिव करंट जो है ये नहीं प्राप्त होता है, डायनेमो से दृष्टि धारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर
घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो परिनालिका बनाना आप लोगों को हम लोग सिखाया था, हमने बताया था आप लोगों को। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो जल्दी से इसका जवाब दें। तो पहला जो है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, तो आंसर गलत होगा। ए अगर जिन्होंने जवाब दिया है तो उसका आंसर हो जाएगा गलत। बी वाले, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तो ये भी आंसर होगा गलत। इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी आंसर हो जाएगा गलत। सभी बिंदुओं पर समान होता है, जिन्होंने ऑप्शन डी को जो है टिक किया है वो सभी का जो है जवाब सही होगा। ठीक है सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो जल्दी से इसका जवाब दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कितने बार क्वेश्चन है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, उसके बाद है नाइट्रो और हाइड्रो। तो निम्न में से किसका अर्थ जल है? पेट्रो तो गलत जवाब, टर्बो तो गलत जवाब, नाइट्रो तो ये भी गलत जवाब। जिन्होंने डी ऑप्शन को बोला है सभी का आंसर जो है सही होगा, डी हाइड्रो। हाइड्रो वाले जो भी हैं सभी का उत्तर होगा सही, बाकी सभी गलत हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का अर्थ जो होता है वो जल होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। जल्दी से इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होते हैं? जल्दी से इसका जवाब दें। तो जिन सभी ने ऑप्शन ए का चूज किया है वो सभी जो है उत्तर उन सभी का सही है। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं होता है, एलपीजी का होता है, बायोगैस का होता है, कोयले का होता है, लेकिन सीएनजी का नहीं होता है। तो निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी का नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, सीएनजी का नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी? ठीक है, तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? हमारा पर्यावरण के बारे में, सौर ऊर्जा मतलब ऊर्जा के स्रोत में हम लोग पढ़े थे इस टॉपिक को। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण का नहीं होता है, उत्तल दर्पण का नहीं होता है, अवतल दर्पण का होता है। तो जिन्होंने अवतल दर्पण जवाब दिया है उन सभी का उत्तर जो है सही है। ठीक है, सौर कुकर में जो दर्पण का उपयोग होता है सर्वाधिक अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। राजस्थान गलत उत्तर है, महाराष्ट्र ये भी गलत है, उत्तर प्रदेश जिन्होंने मतलब इसका जवाब दिया है तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। इसका जो सही उत्तर मतलब होगा उत्तर प्रदेश। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। गुजरात में पवन ऊर्जा का जो है लगाया जा रहा है, सौर पैनल का भी जो है मतलब सौर पैनल का जो है यहाँ पे किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो होगा ये राइट आंसर होगा। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जल्दी से इसका उत्तर दें। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो है इसका है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। जिन्होंने उत्तर का ए ऑप्शन दिया है उन सभी का जो है आंसर सही है, 50 हर्ट्ज। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीटर हमेशा संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए बी दोनों, या हमेशा समांतर क्रम में? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो अमीटर हमेशा संयोजित किया जाता है, जल्दी से इसका जवाब दें। अमीटर हमेशा संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में। जिन्होंने ऑप्शन ए बोला है सभी का जो है आंसर जो होगा सही होगा। तो अमीटर हमेशा संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम में। तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। जल्दी से इसका जवाब दें। किलोवाट मात्रक है मतलब किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, विद्युत आवेश का ये भी गलत हो जाएगा, ऊर्जा भी गलत होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। तो शक्ति का
किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी कूलाम। जल्दी से इसका जवाब दें, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका सभी जवाब दें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम। जल्दी से दें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक सी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और इसी के साथ 40 क्वेश्चन जो हमने बताया है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम पे जो है, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है उसी पे आधारित है और संभावना है 2024 के एग्जाम जो बिहार बोर्ड का होगा उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने 40 क्वेश्चन का जिन्होंने इसका जो है सही सही आंसर दिया है वो जरूर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके कि आपने कितना आंसर जो है सही दिया। ये 40 में से कितना आंसर आपने सही किया है इसको जरूर हम कमेंट्स में लिख करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस प्रकार जो है बहुत सारे वीडियो जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे नए टॉपिक के साथ। ये भी बहुत